हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सही ढंग से फैक्टराइज नहीं कर पाते? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होने वाला है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। इसके बदले मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही ढंग से फैक्टराइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपको पॉलिनोमियल के वीडियोस में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर के आप देखें। और जैसे कि हमने उसमें बताया था कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है। और यदि इसका अगर दो वैल्यूज अल्फा एंड बीटा, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल दे दे, तो ये क्या कहलाता है? अल्फा एंड बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आपको समझा रहा हूं। अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल हो जाए, दैट मींस ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि यही वैल्यू, ये जो वैल्यू है अगर हम डालेंगे तो ये भी क्या देगा? पूरा का पूरा जीरोस। दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मींस कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई भी ऐसा वैल्यूज जिसके लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। तो देखिए कितना बेहद ही सिंपल तरीका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को समझने का। दैट मींस हमने एक तीर से दो निशाना लगा दिया। एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को भी रिवाइज कर लिया और साथ साथ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी पढ़ लिया। अब उतनी मजेदार तरीके से ये जो रूट्स है उस रूट्स को निकालते कैसे वो पढ़ेंगे। उसके लिए देखिए तीन मेथड्स दे रखे हैं आपको। पहला क्या दे रखा है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या दे रखा है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरा क्या दे रखा है? बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट बीच वाला जो है वो हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन आप चिंता न करें, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे या बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो अभी चलते हैं एक एक करके हम लोग सारे के सारे मेथड चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप जितने भी रूल्स हैं सभी को जानना पड़ेगा ताकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली फैक्टराइज कर पाए। अब देखिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में है या नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। देखिए ax स्क्वायर के जगह पर bx माइनस 3x के जगह पर और c माइनस 10 के जगह पर। जैसे हमने देखा कि दिया हुआ जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब मैं निश्चिंत हो गया। अब हम मुझे दूसरे स्टेप पर चलना है। दूसरे स्टेप में यह करना है कि जो फर्स्ट और लास्ट वाले जो स्टेप है इसको आंख बंद करके विथ साइन मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कैसे होगा ये देखिए। दैट मींस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साइन के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू अब क्या होगा? माइनस 10। तो टोटल हमारा रिजल्ट कितना हो गया? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा दूसरा स्टेप भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो जैसे हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिया हमारा 90% काम पूरा हो गया। अब चलिए जो हमारा तीसरा स्टेप जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम आराम आराम से एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में एक्स स्क्वायर हमेशा आएगा। तो उस एक्स स्क्वायर को आप दो बार ऐसे लिख दीजिए,
एक एक्स इधर और एक एक्स इधर। अब ये देखना है कि पीछे जो हमारा साइन के साथ जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको मैं कैसे फैक्टराइज करूं कि बीच वाला प्लस और माइनस करने से ये टर्म आ जाए। तो मैंने देखा यहां -3 मुझे किसी भी तरीके से लाना है, लेकिन इसको तोड़कर। अब देखिए पीछे माइनस है तो इस बात की तो गारंटी है कि माइनस किस किस तरीके से आता है, या तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस आएगा, या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा माइनस। इसका मतलब है कि केवल दो तरीका हमारे पास है जिससे दो अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा। तो यहां माइनस है तो मैं दो फैक्टराइज ऐसे बनाऊंगा, एक तरफ मैं यहां प्लस डालूंगा, एक तरफ यहां माइनस डालूंगा, तो हमारा माइनस का काम हो गया। ठीक, अब मुझे इस 10 को इस तरीके से तोड़ना है ताकि ये 3 आ जाए। अब मेरे पास 10 का फैक्टराइज करने के लिए बहुत सारा तरीका है। 1 इंटू 10, 5 इंटू 2, और अभी आगे 10 इंटू 1, 2 इंटू 5 लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यही दोनों फैक्टर फिर आगे रिपीट होगा। अब मैं ये देख रहा हूं कि क्या ये दोनों अलग अलग इस जगह पर प्लेस करने से, क्या ये प्लस और माइनस करने से ये आ रहा है या ये आ रहा है। तो हमने देखा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। लेकिन मुझे लाना निगेटिव में है, तो ये जो बड़ा वाला हमारा वैल्यू है उसको हम लोग निगेटिव के साथ रखेंगे और छोटा वाला 2 के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना हमने डिटेल से और स्क्रूटनी लेवल पर, बिल्कुल ही जीरो लेवल पर जाकर के आपको समझाया हूं। हां, हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट उम्मीद करिए कि जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन आपको समझाऊंगा उतना ही आपको इजी लगेगा। तो अब हमने क्या देखा, इस पूरे स्टेप को अब हमने यहां पर इसको फाइंड आउट कर लिया। अब सीधे क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर, अब -3x के जगह पर इन दोनों को रखूंगा। हां, एक और बात याद रखिएगा कि या तो -5x पहले रख लीजिए, +2x बाद में रखिए, या +2x पहले रखिए, -5x बाद में रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पूरे ये जो हमारा बीच में जो टर्म था, उस बीच वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रोडक्ट। और एक बात और बता दूं, यही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके चलते इस पूरे रूल को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट मींस कि बीच वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब देखिए इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मैंने अभी समझाया है बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। इस तरह से हो क्या गया, 4 अलग अलग टर्म्स यहां पर बन गए। किससे आया वो, 3 अलग अलग टर्म से 4 अलग अलग टर्म्स बन गए। जब 4 टर्म्स बन गए तो 2-2 का ग्रुप भी बनेगा। अब यहां से जो बेस्ट पॉसिबल हो 2 का ग्रुप में से वो कॉमन ले लीजिए। तो यहां से ओनली x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा x+2, और यहां से देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 5 भी दोनों में है तो 5 ले लीजिए, तो यहां पर बचा x+2। अब यहां पर थोड़े देर के लिए रुकना है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर का दोनों पार्ट अगर सेम हो तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही होगा, नहीं तो फिर से मुझे रीचेक करने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर मैंने ये देखा कि ये दोनों ही बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है, तो फाइनली इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, x+2 और बचा हुआ ये x-5 = 0। अब देखिए पीछे हम इंप्लाइज लगाना शुरू कर देंगे, तो ये इंप्लाइज इस तरह से लग गया। अब मुझे निकालना क्या था, देखिए यहां मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे निकालना था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो आपको यह बात पता है कि रूट्स तभी निकलेगा जब देखिए 2 अलग अलग अलजेब्रिक टर्म का मल्टीप्लाई होके कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो या तो पहले वाले टर्म = 0 होगा या दूसरा टर्म = 0 होगा। तो जब यहां पर एक बात समझना है कि यदि x+2 = 0 होगा, ठीक है, तो यह कितना दे, x = -2 और x -5 = 0 देगा, तो x = 5। इस तरह से हमने अच्छे से मैकेनिज्म को समझते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या निकाल लिया, रूट्स निकाल लिया। आप इसको अगर मैं यहां से = 0 हटा दूं तो यहां तक वो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो बात अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अब इस तरह से इसका मुझे निकल गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना,
देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया -2 और 5। तो आप स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2, 5। तो इस तरह से हम लोग अभी सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये वाले स्टेप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो मुझे देखते ही लग गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो हमने पहला स्टेप से बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप पर। जैसे कि हमने बताया था कि सेकेंड स्टेप के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है ये देखिए, माइनस प्लस माइनस 6 2 12 और एक्स स्क्वायर। तो बस अब हमारे दिमाग में ये है कि इस पूरे -12 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो हमने भी बता ही दिया था कि एक्स स्क्वायर को हमेशा दो भागों में तोड़ देते हैं, एक जगह एक्स लिख देते हैं, एक जगह एक्स लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने एक्स एक्स लिख दिया। अब देखिए बस कितना शॉर्ट है ये देखिए, 2x² एज इट इज आएगा और -6 एज इट इज आएगा। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने लगे थे तो हमने बोला था पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा और उसी के हेल्प से हम दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब देखिए आगे, जब प्लस एक्स है, अब मेरे दिमाग में ये आया कि प्लस एक्स है तो इसको ऐसा तोड़ो, एक तो माइनस है तो प्लस और माइनस में टूटेगा ही टूटेगा। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसमें एक का डिफरेंस हो। तो मुझे यह बात समझ में आ गया कि एक आया 4 और एक आया 3। अब चूंकि बीच में प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस, छोटे वाले के साथ माइनस और एक्स दोनों में आप बांट दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने -12x² को दो अलग अलग भागों में स्प्लिट कर लिया, जिसका प्लस और माइनस इस बीच वाले के जैसा हो रहा है। अब एक बार हम जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रीअरेंज कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रीअरेंज करने के बाद फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके एक तरफ हमने लिख लिया और x² को दो अलग अलग भागों में बांट लिया और पीछे का जो साइन के साथ कांस्टेंट टर्म है उसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई इसके जैसा हो जाए। देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये पूरा इसके जैसा हो जाए और प्लस और माइनस करके बीच वाला जैसा हो जाए। अब फिर से वही बात है, आप +4x पहले लिखिए या -3x पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम जैसे ही लिखा है वैसे लिख देते हैं। लिखते लिखते एक बार और चेक कर लें कि क्या इन दोनों का प्लस बीच वाले x के जैसा होता है। तो एग्जैक्ट होता है। अब हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 दोनों को पेयर बना लेंगे और जो मैक्सिमम फैक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे। तो 2x मुझे दिख रहा है क्योंकि 2x से आगे कुछ भी कॉमन ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां 2 और यहां पर -3 आएगा तो यह आएगा x + 2 = 0। कभी कभी हो सकता है कि आप लोग को कॉमन लेने में परेशानी हो, तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने -3 कॉमन लिया। अब पूछेंगे कैसे आ गया, तो आप तुरंत क्या करें, -3 से दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके ये चेक कर लें कि क्या ये आगे वाला जो लास्ट 2 टर्म है वो आता है। तो देखिए -3 को x से करेंगे तो -3x और -3 को 2 से करेंगे +2, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, बिल्कुल ही क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों ही जो हमारा ब्रैकेट वाला टर्म है वो इक्वल है। तो फाइनली अब हम इन दोनों को भी एक साथ ले लें, बचे हुए जो हमारा 2x इधर से और ये -3 इधर से, ये भी दोनों। तो अब फाइनल हमारा क्या हो गया, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहां से मुझे रूट्स निकालना है, तो रूट्स के लिए क्या करेंगे, इफ x + 2 = 0 तो यहां से x - 2 और 2x - 3 = 0। तो सबसे पहले -3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 3। अब 2x के पीछे 2 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, तो जब राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास x का दो वैल्यूज आ गया, x का -2 और x 3/2। देयरफॉर फाइनली x = -2 एंड 3/2। ये हमारा आ गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने से यह पता चलता है कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बट इसके अंदर स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। चिंता नहीं करने की बात है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट का मैकेनिज्म मुझे पता है तो मैं इसे भी बहुत इजीली फैक्टराइज कर पाऊंगा। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है ये देखिए, √2x² प्लस 5√2। आप ये देखिए x² तो आ ही गया, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 5, तो 5 2 जा 10। तो देखिए कितना सिंपल हो गया कि जब हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10x²। अब 10x² में देखिए पीछे प्लस है, तो अब प्लस वाले के साथ मैकेनिज्म होता है, या तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तब प्लस होगा, या फिर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करिए तो प्लस होगा। बट अब ये डिपेंड करता है कि इसका फैक्टर माइनस इंटू माइनस होगा या प्लस इंटू प्लस होगा, वो यहां पर देखने से पता चल रहा है। यहां पर देखने से ये पता चल रहा है कि क्या है, ये प्लस में है, तो ऑब्वियसली हम नीचे वाला साइन उठाएंगे। अब साथ में ये भी दिख गया कि यहां पर 7 है, तो अब 10 को हम कैसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये देखिए 1 इंटू 10 या 2 इंटू 5। अब ये दोनों में से मुझे ये समझ में आ गया कि 1 और 10 अगर दोनों प्लस प्लस तो 11 हो जाता है, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस प्लस करें तो 7 आ रहा है। तो अब हम आंख बंद करके क्या करेंगे, दूसरा वाला फैक्टर यूज करेंगे स्प्लिटिंग में। तो अब यहां से क्या करेंगे, इंप्लाइज लगाकर पहले वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, और ये 7x को पूरे कंसेप्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस 5x प्लस 2x, और ये तो पता ही है कि ये एज इट इज लिखते हैं। ठीक, अब इस पूरे को हम यहां से अब मिटा रहे हैं। इसको मिटाने के बाद इज इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर से वही रूल, क्या, ये और ये फर्स्ट टू और लास्ट टू, फर्स्ट टू में जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम लोग फैक्टर के तौर पर कॉमन ले लेंगे। तो यहां से केवल x दिख रहा है, तो क्या होगा, ये √2x अब प्लस 5, आखिर वाले में √2 रख देंगे, 1 को हटाकर √2 आ रहा था, और √2 अगर आ गया तो यहां पर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 को हम लोग 2 लिखते हैं। तो यदि हमने इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो उसमें क्या बच गया, √2 बच गया x, और देखिए √2 यहां से ऑलरेडी आ गया तो 5। इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि यहां से ये दोनों के दोनों इक्वल है। अब ये जैसे दोनों सेम आ गया, फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, यहां यस, और यहां पर बचे हुए टर्म x प्लस √2। ओके, अब जैसे ही इन दोनों जो फैक्टर है उसका मल्टीपल 0 के इक्वल दिया, तो या तो यहां से √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यही मैं इंप्लाइज करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x इज इक्वल टू 5 जाएगा इधर तो -5, और √2 इसका मल्टीपल है तो ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड। अब हम जो अगला वाला है हमारा फैक्टर, इसको भी लिखते हैं, इसको भी इज इक्वल टू 0, और यहां से x इज इक्वल टू ओनली -√2। तो इस तरह से हमने इसका भी बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन करके और इसका रूट्स हमने निकाल लिया। तो इस तरह से अगर हम पूरा का पूरा होल वैल्यूज लिखें तो इसका 2 रूट्स दिया, -5 अपॉन √2 कॉमा -√2। तो इस तरह से हमारा ये 2 यहां से रूट्स निकल गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर में, ये जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर देखिए, हमने आपको बार बार यही बताया है कि सबसे पहले अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। अब यहां पर देखिए c यहां पर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इंटेग्रल पार्ट में होना जरूरी है। इंटेग्रल पार्ट में अगर हो जाता है तो हम इजीली फैक्टराइज कर पाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ये 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने क्या किया, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चला जाएगा इधर, और ये तो नीचे 1 होता है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। दैट मींस है दोनों वैल्यू बाय सेम ही, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप
इसको पूरा का पूरा 8 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तब ये पूरा का पूरा फिर से यही फॉर्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने एलसीएम लेकर पूरा प्रोसीजर के साथ किया है, तो ये कंप्लीट प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो यहां से मुझे फैक्टराइज करने में आसानी होगी। अब देखिए फिर से वही रूल, पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो इस बार लास्ट वाले 1 ही है, तो एग्जैक्टली 16x² ही है। अब देखिए थोड़ा सा याद रखिए, अभी हमने आपको फिर से बताया था कि यहां पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 16x², अब यहां से फिर क्या आ रहा है हमारे दिमाग में कि x² में तो एक x है, एक x है, पीछे प्लस है, लेकिन यहां देखिए माइनस है। तो हमने बताया था कि प्लस दो तरीके से आ सकता है, एक तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, और एक प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस आता है। अब ये देखिए कि यहां पर माइनस है, डेफिनेटली प्लस वाला मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये जो 16 है ना, उस 16 को हम अलग अलग फैक्टर में तोड़ते हैं, 1 इंटू 16, ठीक, 2 इंटू 8, अब इसके बाद 4 इंटू 4, और इसके बाद फिर ये तीनों के तीनों उलट जाएगा। बट इसमें से केवल मुझे ये चीज दिख रहा है कि बीच में कितना लाना है, ये देखिए 8, तो केवल ये वाला जो फैक्टर है ना हमारा, वही फैक्टर 4 और 4 8 दे रहा है, प्लस और माइनस करके। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के पीछे हम माइनस वाला साइन लगाएंगे, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस देगा, जो कि इसके पीछे का है। और यहां पर अगर चाहे तो फाइनली आप 16x² लिख सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब उस पूरे मैकेनिज्म को हम यहां पर अब क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे हमने यहां 16x² डाला, माइनस 8x को क्या करेंगे, -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही रूल, वही स्टेप इन्वॉल्व है इसमें। पहले वाले में से जो मैक्सिमम है 4, वो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन साथ में x भी है, और यहां पर क्या बच गया, 4x -1, और यहां पर केवल माइनस कॉमन लेंगे, तो 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही चीज आ गया, पहले 4x -1 कॉमन ले लीजिए, और ये जो 1 था, क्योंकि कुछ लिया नहीं, माइनस लिया था, तो अगर कुछ नहीं आता फैक्टर, तो याद रखिएगा साइन तो पहले आ ही गया, और साथ में 1 भी लिखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे। अब दोनों ही फैक्टर सेम है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं, इफ 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4, और 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4। पता चला, -1 को पहले हम इधर ले गए, फिर उसके बाद x के पीछे जो 4 मल्टीपल था, वो जब राइट साइड गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो फिर से दोबारा 4 को x से मल्टीप्लाई करिए और 1 को इधर लाइए, तो यही कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा x का 2 वैल्यूज आया, दोनों ही सेम है, तो कोई बात नहीं है। x का वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 रूट्स आने चाहिए मैक्सिमम। तो यहां से 1,4 और 1/4, 1/4 हमारे 2 रूट्स आ गए। अब चलते हम लोग 5th नंबर पर। अब देखिए 5th पार्ट में क्या है, इन दोनों को ये देखिए, देखते ही ये पता चल गया कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मुझे दिखा, तुरंत हम क्या करेंगे, पहला जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो ये 100x² हुआ, ठीक। अब फिर से देखा, बीच में माइनस है, तो इस क्वेश्चन में जो हमने मैकेनिज्म लगाया था, वही मैकेनिज्म यहां यूज होगा। एक और चीज है, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको देखते ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसके पीछे प्लस है, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। सब 2 ही केसेस बनता है, तो बीच में माइनस है, तो डेफिनेटली माइनस इंटू माइनस वाला केसेस बनेगा। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ये देखिए, 100x² को हम लिखेंगे 10 10, इसके पीछे भी माइनस, इसके पीछे माइनस, और दोनों में x डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये दे देगा
दोनों को प्लस और माइनस करिए तो बीच वाला दे देगा। तो हमारा जो फैक्टर का रूल है वो सारा का सारा फुलफिल होता जा रहा है। तो अब कैसे करेंगे, बस एज इट इज कॉपी करते जाएंगे। 100x² माइनस 20x को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये लिखेंगे -10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कंफ्यूज ना हो, इससे मैं क्या करूंगा, इसको गोला मार के इसको हटा देता हूं। ठीक, अब आपका ध्यान इस पर आ जाना चाहिए, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम। देखिए 10 दोनों में है, ये आ गया, x दोनों में आ गया, तो यहां क्या बचा 10x, यहां कुछ नहीं बचा, यहां -1 कॉमन आएगा तो ये आएगा एग्जैक्टली क्योंकि -1 कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों पार्ट अंदर का इक्वल होगा और फाइनली ये दोनों बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं कॉमन ले लेना और फिर बचा हुआ टर्म एक जगह आ जाएगा। सिमिलरली जैसा ये मैकेनिज्म दिया था एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म दे रहा है, तो हम बारी बारी से फिर क्या करेंगे, इसको या तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, और दूसरा वाला इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10। इस तरह से हमने इसके भी रूट्स निकाल लिए। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया मेथड था ये। अगर आपने एक एक मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझ लिया हो तो फिर गारंटी देता हूं कि आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमको फैक्टराइजेशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल 1 के दोनों पार्ट को सॉल्व करके मुझे आंसर निकालना है। इसके लिए फर्स्ट पार्ट कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124, then find the number of marbles they had initially। मतलब क्या कि जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स है, द मीन्स टोटल की बात कह रहा है। अब देखिए ये जो हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया है उसमें मुझे एक बात समझ आ गया कि ना तो मुझे ये पता है कि जॉन के पास कितने मार्बल है और ना जीवंती के पास है, लेकिन मुझे यह बात पता है कि दोनों को मिलाकर कितना है 45 मार्बल्स है। तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, किसी एक को कोई एक वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉन के साथ, तो लिखते हैं लेट इनिशियली। आप कहिएगा इनिशियली हमने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आंसर में इनिशियली निकालना है। तो हम इनिशियली से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट इनिशियली जॉन हैड x मार्बल्स, बस इतना ही आपको समझना है। जैसे हमने जॉन के पास x मार्बल को सपोज कर लिया, फिर से हमने देखा कि टोटल क्या था 45 मार्बल्स दे रखा था। तो इनिशियली इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, जीवंती। तो जीवंती के पास कितने हो सकते हैं 45 माइनस x, मतलब अगर x मार्बल्स अगर जॉन के पास होगा तो 45 माइनस x करेंगे तभी तो बचे हुए मार्बल जीवंती के पास होगा। तो इस तरह से हमने यहां से लिख लिया। अब यहां अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। अगर x को 45 माइनस x से आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को सम करने के बाद कितना आना चाहिए 45। अब जैसे हमने ऐड किया तो x x कैंसल आउट हो गया और दोनों के पास टोटल मार्बल्स 45 बता रहा था, वो मेरा आंसर निकल गया। तो जब कभी भी मैं सपोज करूंगा तो ये समझ में बहुत अच्छी तरह से हमको बिठाना पड़ेगा कि मैं 45 माइनस x करूंगा या x माइनस 45 करूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हम अगले वाले पार्ट पर वर्क कर लेते हैं। तो लिखा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या किया, अपने अपने 5 मार्बल्स खो दिए। तो अब यह है कि देखिए इनिशियली में जब जॉन के पास x मार्बल था और उन्होंने 5 मार्बल्स खो दिए तो ऑफ कोर्स x माइनस 5 उसके पास बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए कह रहा है कि जब, अब इसमें कुछ ज्यादा वर्क नहीं बचा हुआ है, सिंपली अब हम लोग डायरेक्ट टारगेट पर आ जाते हैं कि जब जॉन भी अपने 5 मार्बल्स खो दिए तो अब कितने बचे x माइनस 5। इसी तरह से अगर जीवंती भी अपने 5 मार्बल्स खो दिए, क्वेश्चंस को
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा रीड करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं कि लिखा है कि बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने 5 मार्बल्स क्या किए, खो दिए। अब कह रहा है कि जब रिजल्टिंग जो हमारा अलग अलग जो बचे हैं मार्बल्स, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 124। तो ये फाइनली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 124। अब इसको क्या करेंगे, मैं सोल्व आउट करूंगा तो इंप्लाइज डाला एक बार x माइनस 5 और यहां पर ये कांस्टेंट है तो ये 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x को बारी बारी से मल्टीप्लाई करूंगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस यहां पर देखिए 5x आ गया इज इक्वल टू 124। अब एक काम करिए, देखिए एक्स स्क्वायर निगेटिव में है तो मेरा ये टेंडेंसी होता हमेशा कि जब भी मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फ्रेम करूं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए अगर पॉसिबल हो तो पहला वाला पार्ट निगेटिव में ना रखूं, क्योंकि फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या प्लस माइनस में मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो मैं ट्राई ये कर रहा हूं कि क्यों ना इस पूरे को, इसको देखते हुए इस पूरे पार्ट को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूं और इधर पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, पूरे लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो उसमें साइन नहीं चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां इस पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर चला गया। अब ये दोनों देखिए 40x और 5 तो ये हो गया, जबकि इधर प्लस है और मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस 45x। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस में आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर हो गया 324 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप समझ जाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है। अब मेरा पहला काम क्या पड़ेगा कि पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, और जैसे पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई हो गया वैसे हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि प्लस और माइनस करके 45 आ जाए। तो अब देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है यहां पर। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहां से एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये प्लस में है, दैट मीन जब दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो 324 एक्स स्क्वायर आ गया। तो मैं इस बार नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, क्योंकि पता ही है कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करना। अब हमारा फोकस ये है कि 324 को ऐसे तोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए, माइनस 45x आ जाए। अब एक बात आपको पता है कि जब ये प्लस में है, और फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, या तो प्लस हम माइनस इंटू माइनस करके ला सकते हैं या प्लस इंटू प्लस करके ला सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर माइनस प्रेजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये दोनों माइनस वाले फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। ट्राई कर रहे हैं अभी, पहले एक बार इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें। क्या आप जानते हैं 324 18 का स्क्वायर होता है, ठीक, और ये 18 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर ये देखिए 18 इंटू 18 कर दिया। अब 18 इंटू 18 करने के बाद मेरा ये दिमाग में है कि किसी भी तरीके से 45 का गैप ले लिया जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ रहा हूं, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 18, इसको अभी हमने नहीं कुछ करा। अब ये देखिए कि अगर मैं इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 36 और ये हो गया 9। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया तो वो 45 दे रहा है। इसका मतलब मुझे बिल्कुल ही एक ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा अपना एक कॉमन सेंस यूज किया। हमने देखा कि 324 का क्या है, वो 18 का स्क्वायर है, हमने दो बार 18 लिख दिया। अब ट्राई किया कि एक पार्ट को ऐसे भाग में तोड़ो ताकि वो छोटा बड़ा करके कितना आ जाए, 45 आ जाए। अब मैंने देख लिया कि ये 36 और 9 दोनों के पीछे माइनस करने से और x डालने से ये कंप्लीट हमारा क्या आ जा रहा है, पैटर्न आ जा रहा है। तो सीधे क्या करेंगे, यहां पर माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया। अब केवल उतना ही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब पहले दो और आखिरी दो, तो इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा तो केवल x कॉमन आएगा, और यहां से ऑब्वियसली 36 कॉमन आएगा माइनस के साथ। क्योंकि देखिए आपको एक और बात बता देता हूं, कभी कभी हो सकता है कि अगले पार्ट में आपको कॉमन लेने में दिक्कत आई, लेकिन
थोड़ा सा ये समझिए कि क्या x माइनस 9 इधर आना है या नहीं आना है। तो x तभी आएगा जब आपका पूरा का पूरा 36, और चूंकि x पॉजिटिव है तो माइनस भी साथ में कॉमन आना है। तो इस तरह से जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता चलता चला जाएगा। ऑब्वियसली 36 कॉमन लेंगे तो x या प्लस माइनस माइनस या 9 बचेगा, क्योंकि 36 देखिए यहां 36 इंटू 9 ये ऐसा टूटेगा, फिर 18 इंटू 18 हो जाएगा 324। तो ये फाइनल हमारे लिए बिल्कुल ही इजी तरीके से बिल्कुल लास्ट स्टेप तक हम पहुंच गए। अब फाइनल x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से जब बारी बारी से जीरो करेंगे तो x देगा 9 और 1 देगा 36। अब देखिए x हमने किसको माना था, देखिए जॉन को। तो अब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि यदि x में अगर 9 का वैल्यू अगर लूं, तो अगर स्टार्टिंग में जॉन के पास 9 मार्बल्स होगा, ध्यान से समझिएगा, तो आप x यहां कर दीजिए, तो 9 अगर 45 में से 9 घटा दीजिएगा 36, तो आपका क्या हो जाएगा, जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। उल्टा ले लीजिए, यदि x 36, दैट मींस यदि जॉन के पास स्टार्टिंग में 36 मार्बल होगा, तो अब जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस कितना 36, तो ये कितना 9। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से कि अगर 9 लिया तब भी हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, 36 लिया तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से हमने जॉन और जीवंती को स्टार्टिंग में 9 और 36 आंसर निकाल के इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Then find the number of toys produced on that day. अब देखिए इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, उस पहला पार्ट में कह रहा है कि एक कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डे में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पार्ट से ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x। ये हमने मान लिया कि एक कोई पर्टिकुलर डे है जिस दिन हम क्या किए, कितना प्रोडक्शन हुआ है x। अब अगला वाला पार्ट से देखिए क्या इंफॉर्मेशन निकल रहा है। अब जब हमने x क्या किया, ट्वाइस हमने प्रोड्यूस कर लिया उस पर्टिकुलर डे, तब मुझे निकालना है कि एक टॉय का कितना कॉस्ट हो रहा है। तो एंड द कॉस्ट ऑफ वन टॉय ऑन दैट डे लिख सकते हैं, और वैसे पता ही है उसी दिन की बात हो रही है। तो वन टॉय क्या लिखा है, थोड़ा सा अच्छे से रीड करते हैं केयरफुली। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना निकल रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो एक बताइए, सबसे पहले हमने 55 लिख दिया, उसमें से उस दिन जितने टॉयज प्रोड्यूस्ड हुआ था उसको हमने माइनस कर दिया। अब आप ये बताइए कि इतने टॉयज प्रोड्यूस हुआ और एक टॉय का जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस एक्स। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। अब जब मुझे ये बात समझ आ गया, दोनों ही इंफॉर्मेशन मिल गया, तो उन दोनों ही इंफॉर्मेशन को हम अब अगले वाले पार्ट से लिंक करते हैं। अब कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब मेरे दिमाग में ये आया कि एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस एक्स। तो यदि मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों मिलाकर टोटल कितना दिया रिजल्ट, 750। इट्स वेरी सिंपल। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे, और उसी पर्टिकुलर डे जिस डेज की बात हो रही है उसी डे में वन टॉय का कॉस्ट हमारा कितना है, 55 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन कहता है। अब जब दोनों को मिला दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो दे रखा है 750। तो अब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। फिर से वही बात आई, एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव, हम दोनों पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर से ये ऑलरेडी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी साथ साथ लिख दिया। अब देखिए ये नॉर्मली एक्स स्क्वायर है, यहां पर 750। अब मुझे पहला टारगेट क्या है कि इसको ऐसे तोड़ो कि वो दोनों ही दो पार्ट माइनस में आकर और क्या दे, ये 55 दे दे। जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में आपको अच्छे से समझाया, सेम कंसेप्ट यहां लग रहा है। हम यहीं से क्या कर रहे हैं, एक अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं उसको फैक्टराइज करने के लिए। तो सबसे पहले हमने लिखा, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जब कभी भी जीरो हो तो आप जीरो को हमेशा 10 के साथ अलग कर लीजिए। अब देखिए यहां मुझे 55 लाना है, दोनों में डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है 75 माइनस 10, या फिर माइनस तो नहीं, हमेशा ये सेम साइन के साथ आएगा, तो माइनस माइनस आएगा तो वो कहीं दूर तक दिख नहीं रहा। इसको थोड़ा सा और तोड़ते, 25 3 इंटू 10। अब देखिए ये आ गया 25 और ये आ गया 30, और दोनों के पीछे अगर माइनस लग जाए तो ये दे रहा है 55। तो अब यहां से पूरा का पूरा ये उठाकर मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और प्लस कितना 750। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी मैं ये वाला पार्ट आपको फैक्टराइज करके बताता हूं तो पूरा कंसेप्ट आपको देता हूं और एक इजी मेथड देता हूं जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आप इंजॉय कर पाए इस क्वेश्चंस को करते करते। अब चलिए आगे चलते, फर्स्ट टू लास्ट टू क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, ऑब्वियसली यहां माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। आप जानते हैं कि 30 इंटू 25 कितना होगा 750, यहां हमने फैक्टराइज निकाल रखा है। अब बारी बारी से x माइनस 25 यहां आ गया और यहां पर x माइनस 30, दोनों को अगर हम जीरो करते हैं तो 25 आ गया और 30 आ गया। अब इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं, अब देखिए उस दिन जिस पर्टिकुलर डे की बात हो रही थी, उस दिन यदि नंबर ऑफ ट्वाइस अगर 25 प्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या करेंगे, 25 यहां माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच किसका, ट्वाई का। तो ये आ जाएगा, अगर 25 हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस होगा तो 30 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई। और अगर जिस दिन हमने 30 ट्वाइस प्रोड्यूस कर लिया तो 30 यहां, तो अब ईच ट्वाई का उस दिन कॉस्ट क्या हो जाएगा 55 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से ये दोनों पार्ट को आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब क्या करेंगे, ये देखिए जैसे लिखा यहां कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, तो मुझे एक नंबर को सपोज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर भी, चूंकि दोनों का सम 27 है तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कहिएगा क्यों, आप दोनों को सम करके देख लीजिए, एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 27 आपका बच जाएगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो हम पहले अपने जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के बिहाफ पर हम लोग x और 27 माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब कर रहा है कि जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो ये हमारा अब फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर ये लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, फिर से वही काम, दोनों पार्ट को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये तो उसी तरफ है तो ये साइन चेंज होना नहीं। अब फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि ये 27 दे दे, लेकिन दोनों निगेटिव में होगा। अब देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि 2 इंटू इसको कर लू 91। अब 91 को हम क्या करेंगे 7 इंटू 13। अब ये देखिए अब हमारे पास फैक्टर क्या क्या बन गया, टोटल 2, 7 और 13। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा आंसर
एक 14 दे दिया और एक 13 दे दिया, बस हमारा फैक्टर कंप्लीट आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों के पीछे अगर माइनस करेंगे तो दोनों का सेम साइन डालने के बाद -27x आ जाएगा। तो हम फटाफट क्या करेंगे, यहां डालिए x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने इसमें से क्या करना है, पहले दो पार्ट और आखिरी दो पार्ट से कॉमन ले लेना है। तो यहां से कॉमन लेंगे तो x -14 और यहां से -13 कॉमन लेंगे तो आपको पता है 13 इंटू 14 182 होता है, और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये x बच गया, और यहां माइनस क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा क्या, ये बारी बारी से जब जीरो करेंगे तो 14 आ गया और ये 13 आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हमने फर्स्ट नंबर को 14 लिया तो दूसरे में 27 - 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर को अगर हमने 13 ले लिया तो ये 13 और 27 - 13 14, तो ये क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो इस तरह से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर में कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब देखिए यहां लिखा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स माने ये हुआ कि अगर आपने कोई एक नंबर सपोज कर लिया तो जो दूसरा नंबर होगा वो जस्ट उसका अगला वाला होगा। जैसे अगर हमने 4 ले लिया तो उसका अगला वाला 5, अगर 5 ले लिया तो 6, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 4 है कि 5 है कि 6 है। तो अब हमने क्या किया, एक नंबर को हमने सपोज कर लिया। तो लिखते हैं लेट वन नंबर बी x, तो इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा x + 1। तो ये हमारा टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज कर लिया। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों को अलग अलग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप दोनों को स्क्वायर करके अगर आप सम कर देते हैं, देखिए लिखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इस पूरे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आए दोबारा उसको रीड करना है। जब तक आपको वो पूरा का पूरा फिगर क्लियर नहीं होता तब तक आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब देखिए फिर से एक बार मैं रीड करता हूं आप लोग के लिए ताकि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो दो हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स था उसको स्क्वायर किया, फिर उसको हमने क्या किया, सम किया। तो देखिए स्क्वायर करके फिर सम किया और वो कितना रिजल्ट दे रहा है 365। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा x² और यहां पर x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब क्या करना है, इस बार मुझे जो राइट साइड में 365 है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें पहली बार। नहीं तो अभी तक पीछे जितने भी क्वेश्चन था हमने सब पार्ट में इस लेफ्ट साइड वाले को बार बार ले जा रहे थे इधर। अब पहली बार हम राइट साइड वाले को इधर ला रहे हैं। तो क्या होगा, ये देखिए ये हो गया 2x² प्लस 2x, और जब ये इधर आएगा तो -364 हो जाएगा। कहिए क्यों, +1 है, यहां 365 है, इधर आएगा। अब 2 आप सब में से कैंसल आउट करके हटा दीजिए। तो ये जो फाइनल हमारा फिगर बना ये बना यस। अब एक बार इस क्वेश्चन के साथ एक बार मैच करिए तो आपको यह लगेगा कि जो अगला वाला पार्ट है ना 182 वही है यहां। तो फिर क्या था, फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर लगाएंगे और यहां से फैक्टर तोड़ देंगे। तो मैं एक बार देखता हूं कि इसका फैक्टर 2, 7 और 13, ये देखते हैं तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इससे नीचे नहीं जा सकता। मतलब ये 182 का सबसे सिंप्लीफाइड ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब मैंने देखा कि क्या उसी को हम लोग रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। तो देखा जो फाइनल फिगर था ना 14 और 13 यही आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे बीच में +1 लाना है। तो क्या करेंगे, यहां देखिए यहां से मैं करा x² और जो प्लस वाले को बड़ा वाला रखा, दैट मींस इसमें जो 14 है उसके पीछे प्लस रखा और 13 के पीछे माइनस रखा ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो सके। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये देगा -182 x², जो कि रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग मुझे दोनों का प्रोडक्ट माइनस में लाना है और दोनों को प्लस माइनस करके बीच में +x लाना है। तो अब हमने क्या किया, यहां ये लिख दिया -30x -182 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है आपके दिमाग में चल रहा है कि हमने फैक्टराइज कैसे किया। फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है, बस आपको प्लस माइनस को एडजस्ट करना है। अब फिर से वही बात, पहले दो आखिरी दो,
तो क्या करेंगे ये देखिए, अगर x कॉमन ले लिया यहां से तो x प्लस 14 और यहां से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना 14। अब आपको यह बात पता है कि x प्लस 14 यहां से आ गया और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आप देखिए, अगर दोनों को आप बारी बारी से जीरो करते हैं तो क्या होता है, जब आप x इज इक्वल टू, यहां से देखिए, इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14। लेकिन हमने तो यहां पर टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव की बात किया था, तो कंसेक्यूटिव में फिर ये तो हमारा पॉसिबल है नहीं, तो ये यहां से काट देंगे। इसका मतलब हमारा एक आंसर यहां नहीं आएगा। अब अदर आंसर क्या है ये देखिए, अगर मैं x माइनस 13 करूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि x हमारा क्या है 30। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो हमारा है, लेट वन नंबर बी x, ये 13 आ गया और अगला वाला हमारा क्या है 13 में एक ऐड कर देंगे तो 14। सो देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव, ये चीज याद रखिएगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया जी 13 एंड 14। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे थे अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। अब जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया वैसे मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक जगह राइट एंगल डाल देते हैं। सपोज करते हैं ये थीटा है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इस हमने फिगर ड्रॉ करने के बाद एक बार फिर से हम देखते हैं कि कहां कहां कौन कौन सा डेटा सपोज करना है और कौन कौन सा डेटा दे रखा है। अब फिर देखते हैं द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब सबसे पहले मुझे बेस को सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस पता होगा तब उसके बिहाफ पर हम ऑल्टीट्यूड ऑफ द, दैट मींस परपेंडिकुलर ऑफ द राइट ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक, जैसे मुझे बेस पता चल गया तो यहां से लिखते हैं बेस कितना x सेंटीमीटर। ठीक, अब जैसे बेस पता चल गया उसके बाद क्या कि ये जो हमारा ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। देन क्या होगा एंड ऑल्टीट्यूड कितनी, कह रहा है कि जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो इसको हम लोग x माइनस 7 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब मुझे यह बात समझ में आ गया कि ये जो हमारा है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो दो हमारा साइड एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो आपको पता ही है ये एग्जैक्टली डेटा उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। तो जैसे ही तीनों साइड का डेटा मुझे मिल गया वैसे ही मुझे यह पता चल गया कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या करेंगे, वी नो दैट in a right angle triangle, h square is equal to p square plus b square according to the Pythagoras theorem। अब h square मुझे पता है 13 स्क्वायर, p मुझे पता है x माइनस 7 स्क्वायर और b मुझे पता है x स्क्वायर। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये दे देगा, इंप्लाइज लगा दिया, दैट मीन्स पूरा का पूरा हम यहां पर लिख सकते हैं। तो 13 स्क्वायर 169 और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस फिर से ये आखिरी वाला एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा जो सिस्टमेटिकली कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ऐड ऑन हो जाएगा। अब माइनस 14x एज इट इज रहेगा और जब ये 100 इधर जाएगा तो इसके साथ ये आ जाएगा माइनस, और देखिए 49 जब इसमें से माइनस करेंगे
तो -120 इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब इसमें एक चीज देखा कि देखते तीनों में 2 कॉमन है, तो क्यों ना इसको हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और जैसे कि मुझे ये बात की उम्मीद थी कि जैसे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 2 कॉमन लेने के बाद जब हम इधर ले गए तो 2 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो गया। तो ये हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए जैसे मैं पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो -60x² देगा, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली इसी को मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 60 को मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। तो कितना तोड़, मुझे बीच में चाहिए कितने, 7। तो अब देखिए अगर मैं 12 इंटू 5 कर दूं 60 को, तो बिल्कुल ही आ जा रहा है। तो 12 इंटू 5 और साथ में क्या माइनस भी है। अब देखिए एक और बात, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो यहां पर माइनस 2 तरीके से आ सकता है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, तभी तो माइनस आएगा। तो हम ये समझ चुके हैं कि बीच में मुझे 2 डिफरेंट साइन वाला नंबर को डालना पड़ेगा, और प्लस और माइनस होके -7x। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ये देखिए x²। अब माइनस में 12 और मुझे पता है 5 है, तो बड़ा वाला को निगेटिव रख रहा हूं और छोटे वाले को यहां पर प्लस में रख दिया। अब एक बार करके देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x², और दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो -7x। यहां पर -60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों से और इन दोनों से सिमिलरली जैसे हमने पीछे भी मल्टीप्लाई करा और यहां पर फैक्टराइज किया, इसी तरह से हमने किया है, तो कोई नई चीज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 और आखिरी वाले 2 को हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाकर कॉमन ले लेंगे। तो जैसे x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x -12, और यहां से +5 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x -12, 5 जा 60, तो ये भी आ गया। अब जो दोनों सेम है, फाइनली क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन ले लिया, और यहां से जो बचा वो बचा x + 5 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 12, और एक आ रहा है x इज इक्वल टू -5। अब देखिए चूंकि हमने यहां पर लिखा है लेट द बेस बी x, तो बेस क्या है, एक साइड का लेंथ है, तो साइड का लेंथ कम से कम 0 हो सकता है, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर x का वैल्यू निगेटिव दे रहा है, तो हम इसको यहां से काट दे रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट चाहे लिखे तो इसमें यह लिखेंगे, सिंस द लेंथ ऑफ दिस साइड नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -5 रिजेक्टेड। अब केवल हमारे पास यही एक ऑथराइज वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो जैसे x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है देयरफॉर, तो यहां से बेस कितना आ गया जी, 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितनी, देखिए ऑल्टीट्यूड 12 - 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों ही निकाल लिया। अब हम लोग चलते लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, then find the number of articles produced and the cost of each article. अब उस पूरे क्वेश्चन में हम अलग अलग पार्ट से अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। दैट मींस एक किसी खास दिन या किसी भी दिन कॉटेज इंडस्ट्री कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या करेंगे, वहां से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day is equal to x. उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ, x। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब कह रहे हैं कि जब x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ तब कॉस्टिंग की बात आ गई। अब कह रहे हैं कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जिस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ
उस दिन जो एक ऑफ आर्टिकल का जो हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है ये देखिए, एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी, ये देखिए ये है, कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर। तो 3 मोर मीन्स क्या, जो भी रहा होगा उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। लेकिन आगे देखिए, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था, एक्स। तो सबसे पहले उसको हम ट्वाइस करेंगे। देखिए 1 बाय 1 स्टेप मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा एक्चुअल कंसेप्ट पर ले जाके आपको छोड़ देगा। अब यहां पर 2x पहले क्या किया, जो टोटल हमारा आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ था उसको हमने ट्वाइस कर दिया, और उसके बाद आगे क्या लिखा था, 3 मोर। तो हमने ये वाला पार्ट से क्या किया, कॉस्ट निकाल लिया। तो यहां से निकला ये कॉस्ट है वन आर्टिकल का उस दिन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if the total cost of production of that day was ₹90, that means total cost कैसे आएगा। अब x ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुआ और साथ में एक ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट है वो है 2x प्लस 3। हम दोनों को क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आप जानते ही हैं, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जैसा है जिसमें हमने एग्जाम्पल में से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था। तो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन जैसा है ये। तो आप चाहो तो वहां से भी टैली कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो अब यहां से क्या, x और 2x प्लस 3 को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा आंसर क्या दे देगा, 90। अब इस होल को हम यहां से सिंप्लीफाई कर करके लिख रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इस 90 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे। अब यहां से देखिए क्या दे रहा है, मुझे यहां माइनस है, तो 2x स्क्वायर और 90 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हम एक बार लिख देते हैं -180 एक्स स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी एक्स स्क्वायर के पीछे कोई अगर हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो तो इसको इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखना है, न कि कंप्लीट रिजल्ट जैसे ये हमने लिखा है। ये आप नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो आप लिखेंगे कैसे, सिंपली ऐसे लिखेंगे -2 इंटू 90। अब हम क्या करेंगे, उस 90 को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। और यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां पर 15 इंटू 6। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, 15 6 जा 90। अब यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 2 जा 12 और 15, 12 और 15 में 3 का डिफरेंस होता है। तो सीधे क्या करेंगे हम यहां पर, अब 2x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस वाला बड़ा लिखेंगे, तो 15x और माइनस यहां से 12x और -90 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये हमारा फैक्टर दे दिया। तो देखिए जरा सा मुझे अगर कॉमन सेंस अप्लाई कर लिया तो हमने सबका सब फैक्टर करके और एकदम एग्जैक्ट हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहां से ले आइए, पहले दो पार्ट को हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन, और आखिरी दो पार्ट में कॉमन। तो यहां से देखिए कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपली केवल x आ रहा है। तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 15, और यहां से आपको पता ही है 2 बचाना है तो 6 लेना पड़ेगा, तो माइनस के साथ 6 आएगा। तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये दोनों इकट्ठा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 15 और यहां आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से जब दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू कितना दे देगा, -15/2, और एक x का वैल्यू क्या देगा, 6। अब देखिए पहला वाला वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो रहा है, यहां हम इसको कैंसल आउट कर देते रहे। कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि x हमने किसको सपोज किया था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ये तो क्या होगा, इंटीग्रल नंबर में आएगा, उसमें भी पॉजिटिव इंटीग्रल में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, निगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम यहां पर एक स्टेटमेंट डाल करके ये लिख सकते हैं कि सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेवर इन फ्रैक्शन और निगेटिव, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो केवल हमारे पास केवल x इज इक्वल टू 6 वैलिड आंसर है। अब जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहां 6 आ गया तो वो हमारा x का वैल्यू आ गया, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। साथ में आपको और क्या निकालना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट कितना निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा, देखिए कितना है, 2x प्लस 3
तो ये आ गया 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 टू जा 12 और प्लस 3 15। तो ये हमारा आ गया 1 आर्टिकल का कॉस्ट 15 और कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे 6। तो इस तरह से हमने पूरे अच्छे से आपका एक एक करके सब आंसर निकाल दिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है ताकि आप तक बेस्ट एजुकेशन पहुंच सके। तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले इसी तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक थैंक यू, बाय बाय।